आपने कभी सोचा है कि मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी जैसे बड़े कलाकार जो बिहार से होने के बावजूद भोजपुरी फिल्म्स में नजर क्यों नहीं आते हैं? क्यों गंगाजल, राजनीति और चक्रव्यूह जैसी फिल्म्स बनाने वाले निर्देशक प्रकाश झा ने आज तक एक भी भोजपुरी फिल्म डायरेक्ट नहीं की? क्यों प्रियंका चोपड़ा जैसी बॉलीवुड और अब हॉलीवुड स्टार ने आज तक सिर्फ एक भोजपुरी फिल्म प्रोड्यूस की है? कैसे चुलबुल पांडे और छेदी सिंह जैसे नामों वाली फिल्म्स ब्लॉकबस्टर होती हैं? आखिर क्यों कपिल शर्मा जैसे रियलिटी शोज पर भोजपुरी को हंसी का पात्र बना दिया जाता है? जिस भाषा में बच्चे के मुंडन से लेकर इंसान की 13वीं तक के लिए गीत मौजूद हैं, उसमें इतना नंगापन कैसे आया? आखिर क्यों आप जैसे पढ़े लिखे लोग अपनी मातृभाषा भोजपुरी में बात नहीं करते हैं? जिस जमीन पर रामधारी सिंह दिनकर हुए, जयशंकर प्रसाद हुए, भिखारी ठाकुर हुए, आज वहां की भाषा इतनी बिगड़ी कैसे? 2004 में एक फिल्म आई थी, स्वदेश। शाहरुख खान लीड थे। फिल्म का बजट था 25 करोड़ और कमाई हुई 34 करोड़। 2004 में एक भोजपुरी फिल्म आई, ससुरा बड़ा पैसा वाला। यहां लीड थे मनोज तिवारी। फिल्म का बजट था 35 लाख और कमाई हुई 35 करोड़। भरोसा नहीं हुआ ना? हमें भी नहीं हुआ था जब हम वीडियो पर रिसर्च कर रहे थे। पर हमारे समाज का एक सच यह भी है, वीडियो में ऐसी अनगिनत बातें हैं जिन पर आसानी से भरोसा नहीं होता, पर वो हमारा कड़वा सच है। भोजपुरी जैसी सांस्कृतिक भाषा क्या थी और अब क्या हो गई है? शुरुआत करते हैं कहानी से। भोजपुरी सिनेमा की पहली फिल्म बनने की कहानी। यह आजादी के बाद का वही दौर था जब सिनेमा की स्वीकार्यता सीमित थी। सिनेमा मास का नहीं बल्कि क्लास का सब्जेक्ट हुआ करता था। खुद मोहनदास करमचंद गांधी सिनेमा को बहुत अच्छा नहीं मानते थे। दिल्ली में एक कार्यक्रम था। राजनीति से लेकर रंगमंच के कई दिग्गज मौजूद थे। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारी सभा में फिल्मकारों से एक अपील की, भोजपुरी सिनेमा में काम करने के लिए कहा। तमाम दिग्गजों के बीच एक शख्स पर इस बात का काफी असर पड़ा, भोजपुरी मिट्टी के खांटीलाल और हिंदी सिनेमा में संवाद शैली के पुरोधा कहे जाने वाले नजीर हुसैन। कार्यक्रम खत्म होते ही उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मुलाकात की और भोजपुरी में कहा, डॉक्टर साहब समझी हम आजे से ही दिशा में प्रयत्नशील हो गई नहीं जा रहुआ शुभकामना करी, यानी आप समझिए मैं आज से ही इस दिशा में प्रयासरत हो गया, आप बस शुभकामनाएं दीजिए। इसी कार्यक्रम में नजीर हुसैन अपनी फिल्म नई दिल्ली के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार पा चुके थे। अपने जमाने की कालजयी फिल्म 2 बीघा जमीन के लेखक नजीर हुसैन ही थे। समय बीता और नजीर साहब ने धीरे धीरे पहली भोजपुरी फिल्म लिखी। नाम था गंगा मैया तोहे पेरी चढ़ाइबो। नजीर साहब कहानी लेकर 2 बीघा जमीन के निर्देशक बिमल रॉय के पास गए। उन्होंने कहा, नजीर ये फिल्म हिंदी में बननी चाहिए। बात के जवाब में नजीर साहब ने कहा, ये फिल्मिया चाहे जहां बनी तो भोजपुरिया में, यानी ये फिल्म जहां भी बनेगी भोजपुरी में ही बनेगी। पहली भोजपुरी फिल्म बनाने में तमाम समस्याएं आईं। एक बड़ी समस्या थी कि पहली भोजपुरी फिल्म में पैसा लगाने का रिस्क कौन लेता। प्रोड्यूसर की तलाश में भटक रहे नजीर साहब ने एक बार अपने साथी कलाकार असीम से कहा, अरे असीमवा मर्दे, केहू न मिल जाए तो कैसे हूं ये फिल्मिया बना लेत। मतलब ये कि असीम कोई मिल जाता तो कैसे भी ये फिल्म बना लेते। लंबी भागदौड़ और खोजबीन के बाद कोयला व्यवसायी और थिएटर हॉल मालिक विश्वनाथ प्रसाद शाहबादी के रूप में पहली भोजपुरी फिल्म का निर्माता मिला। मुंबई के दादर का प्रीतम होटल चुना गया, जहां फिल्म का लेआउट तैयार हुआ। फिल्म के निर्देशक तय किए गए बनारस से जुड़े कुंदन शाह। फिल्म का बजट तय हुआ 1 लाख रुपए, लेकिन बनते बनते फिल्म 5 लाख की हो गई और उस जमाने के 5 लाख का मतलब आज का करोड़ों। 5 लाख में बनी फिल्म ने 80 लाख का बिजनेस किया। तो कुछ इस तरह 22 फरवरी 1963 को पहली भोजपुरी फिल्म रिलीज हुई। इतना ही नहीं, फिल्म में लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर ने गाने गाए। ये फिल्म लोगों ने पसंद की। खुद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस फिल्म की सराहना की। पहली भोजपुरी फिल्म भले 1963 में रिलीज हुई, पर हिंदी फिल्म्स में भोजपुरी भाषा की नींव काफी पहले पड़ गई थी। 1932 में भारत की दूसरी बोलने वाली फिल्म इंदर सभा रिलीज हुई। यह एक म्यूजिकल फिल्म थी जिसमें 70 से अधिक गाने थे, जो कि खुद में वर्ल्ड रिकॉर्ड था। इसमें 2 गाने भोजपुरी भाषा में थे। इसका एक मतलब यह है कि फिल्म्स में भोजपुरी के आने और भोजपुरी में फिल्म आने के बीच लगभग 30 साल का गैप था। इस गैप में बाकी भाषाओं का सिनेमा सक्रियता से काम कर रहा था। गुजराती में 103, पंजाबी में 59, असमी में 26 और उड़िया में 18 फिल्म्स बन चुकी थीं। बांग्ला, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु सिनेमा इस दिशा में लगा ही था। ऐसे में भोजपुरी के लिए एस्टैब्लिशमेंट आसान नहीं थी।
1943 में मदर इंडिया के डायरेक्टर महबूब खान की फिल्म आई थी तकदीर। ये वही दौर था जब महिलाएं सिनेमा में मजबूत जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही थीं। तब बनारस की बेटी जद्दन बाई ने तकदीर में एक भोजपुरी गाना रखने के लिए कहा। जद्दन बाई को हिंदी सिनेमा की पहली संगीतकार की तरह पहचाना जाता है और वो मशहूर एक्ट्रेस नरगिस की मां भी हैं। महबूब खान उनकी बात मान गए और तकदीर में एक ठुमरी फिट की गई, जिसे भोजपुरी समाज के साथ साथ पूरे देश ने पसंद किया। अब बात कर लेते हैं उस एरा की जब भोजपुरी की दुनिया गोल्डन हुआ करती थी। ऐसा जमाना जब मनोरंजन के साधन न के बराबर थे। जो 10-20 की जनता के सामने हंसमुख अंदाज में कह दिया जाता, वही चुटकुला और वही मनोरंजन माना जाता। ये वो जमाना था जब मनोरंजन त्योहार और खास मौकों का मोहताज होता था। यूपी के अयोध्या और बिहार के दरभंगा से आने वाली रामलीला मंडली ही मनोरंजन का जरिया थी। दशहरा और दीपावली में अक्सर यही माहौल बनाते थे। गांव के यज्ञ में अगर वृंदावन बरसाने या नंदगांव की रासलीला मंडली आ जाती तो जनता प्रसन्नता से पागल हो जाती। धीरे धीरे विवाह में नौटंकी, ऑर्केस्ट्रा और लौंडा नाच की दस्तक हुई। फिर क्या, बच्चे बूढ़े सब पागल। गांव में किसी तरह रेडियो आ जाता तो लोग उसे कई किलोमीटर से साइकिल चलाकर देखने आते। दूरदर्शन के दर्शन की तो कल्पना भी नहीं की गई थी। लड़के इसलिए शादी की बात पर खुश होते क्योंकि उसके बाद 3 चीजें मिलती, साइकिल, घड़ी और बाजा। बाजा मतलब रेडियो। उस जमाने में भिखारी ठाकुर बतौर भोजपुरी के पहले सुपरस्टार सामने आए। उनकी खासियत थी कि सुपरस्टार बनने से पहले वो जहां कुछ कहने के लिए खड़े होते वहां मजमा लग जाता। बलिया से बंगाल और आसनसोल से असम, हर जगह उन्हें देखने सुनने के लिए बराबर भीड़ इकट्ठी होती। हर जगह उनका क्रेज था। वो खुद कहते, जब तक मेरे प्रोग्राम में लोग कुएं पोखरे में ना गिरें तब तक मेरा प्रोग्राम सफल नहीं है। भिखारी ठाकुर के कहने में प्रेम और भक्ति के साथ साथ हास्य व्यंग्य भी था। लोग हंसते हंसते कब रो देते पता ही नहीं लगता। उनके साथ +1 ये था कि वो महज लेखक, कवि, रंगकर्मी या कलाकार नहीं थे, बल्कि एक समाज सुधारक की भूमिका भी निभाते थे। उनकी बातों में स्त्री विमर्श और लेखन में सामाजिक विसंगतियां थी। उनके जमाने में एक और मशहूर लेखक और कलाकार हुए महेंद्र मिश्र। भिखारी ठाकुर और महेंद्र मिश्र में अच्छी दोस्ती थी। अब तक भोजपुरी सिनेमा बड़ा नहीं हुआ था, तभी व्यास जी लोग आए। इनके पास एक तरफ ढोल होता तो दूसरी तरफ झाल। इनका एक ही काम था, रामायण और महाभारत के किस्सों को वर्तमान स्थितियों से जोड़कर कहना। कुछ सालों बाद भोजपुरी में एक और मशहूर जोड़ी हुई, यूपी के बीरेंद्र सिंह धुरान और बिहार के गायत्री ठाकुर। दोनों जब अपनी पेशकश में स्वर उठाते तो जनता खुद झूमने लगती। टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार दोनों के प्रशंसक थे। दोनों के नाम पर घराने भी हुए, जिन घरानों ने कई भोजपुरी गायक दिए। अब तक 70 का दशक खत्म और 80 का दशक शुरू हो चुका था। मुन्ना सिंह और नथुनी सिंह नाम के 2 और भोजपुरी कलाकार हुए। अब तक मार्केट में टेप रिकॉर्डर और ऑडियो कैसेट आ चुके थे। कैसेट का चलन बढ़ा तो कैसेट वाले गायकों का सम्मान भी बढ़ा। पहले तो गायक बनना ही मुश्किल था और उसमें कैसेट वाला गायक और भी मुश्किल। पूरा मार्केट 2 कंपनीज के पास था, पहली वीनस, दूसरी टी सीरीज। ये कंपनीज गायकों को बुलाकर उनसे गाने रिकॉर्ड कराती, लेकिन एक फिल्टर था। पहले तो गायक थोड़ा मशहूर हो, उसे 4-5 हजार लोग जानते हों, और दूसरा उसकी आवाज अलहदा हो। ऐसे में जिस गायक की कैसेट आ जाती उसका भौकाल हो जाता। बड़ी बड़ी महफिलों से गाने का बुलावा आता। एक और मशहूर फनकार थे भरत शर्मा व्यास। इनके मार्फत भोजपुरी को कई गायक मिले, जैसे मदन राय, गोपाल राय, विष्णु ओझा और रविंद्र राजू। भोजपुरी सिनेमा के कॉमर्शियल सेगमेंट में भले कुछ भी होता रहे, लेकिन अब तक जितने नाम लिए गए इनकी अहमियत वैसी की वैसी रही। एक बड़ा भोजपुरी समाज मानता है कि भोजपुरी में जितना कुछ अमूल्य है सब इन जैसे कलाकारों की देन है। इसी लिस्ट में शारदा सिन्हा और हाल फिलहाल की चंदन तिवारी का नाम भी शामिल है। एक पूरा दौर था जब भोजपुरी में सामाजिक मुद्दों को जगह दी जाती थी। 80 के दशक में जब बिहार की शिक्षा सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी, तब एक गाना आया था, बिकाई ए बाबू बीए पास घोड़ा। गाने के सहारे युवाओं की दशा कही गई। गाने में युवाओं का दर्द बयां किया गया था, जिनके पास डिग्री तो थी पर नौकरी नहीं। अब तक 90 का दशक आ चुका था। समझदार समझ चुके थे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का असर भोजपुरी इंडस्ट्री पर भी पड़ने वाला है। बाजार में कैसेट्स आए, जिनकी शुरुआत धार्मिक गीत बनाने से हुई। कुछ समय बाद वेव और टी सीरीज आई। यहां से गायकों ने महिलाओं को अपना मुद्दा बनाना शुरू किया। शुरुआत में ऐसे गाने असभ्य नहीं थे, अश्लीलता थी, पर अश्लीलता में भी मर्यादा थी।
धीरे धीरे यह प्रक्रिया भी बदली। महिलाओं पर लिखे जाने वाले हर पीस की सूरत बदली। अब जो स्थिति है वो सभी के सामने है। 90 का दशक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। एक और गायक, अभिनेता या नेताजी ने दस्तक दी। इनकी अपनी शैली थी जो अब तक हुए गायकों से हटकर थी। पुरानी शैली में मजदूर, लाचारी, स्त्रियां, परंपराएं और संस्कृति थी, लेकिन मनोज तिवारी की शैली में यह सब तो नहीं था। बहुत कम लोग जानते हैं कि मनोज तिवारी मृदुल ने बनारस के काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीपीएड किया है। खैर, अब तक 90 का दौर खत्म हो चुका था। सामने थी नई सदी, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री का समय बुरा ही चल रहा था। बहुतों को ऐसा भी लगा कि पूरी इंडस्ट्री ही खत्म हो जाएगी। फिर 2002 में एक फिल्म आई, सैया हमार। उससे लोगों को उम्मीद जगी। इसके बाद आई मनोज तिवारी की ससुरा बड़ा पैसा वाला। इस फिल्म ने कमाई तो शानदार की, पर भोजपुरी के मार्केट में बी और सी ग्रेड कंटेंट की जमीन तैयार की। यह फिल्म हार्डकोर एंटरटेनमेंट के नाम पर सॉफ्ट वल्गैरिटी लेकर आई, और कुछ यूं लेकर आई कि आज भी भोजपुरी इंडस्ट्री वल्गर होने का टैग मिटा नहीं पाई है। ऐसी फिल्म की सफलता ने बहुत कुछ बदला। ऐसा कंटेंट दर्शकों की खुराक बन गया। अब तक मार्केट में सीडी भी आ चुकी थी। बेहद कम समय में उसका क्रेज इतना बढ़ा कि गली मोहल्लों में सीडी की दुकानें खुल गईं। आलम यह हुआ कि गुप्त रोग स्पेशलिस्ट भी दवाओं के बगल में 2-4 पीली और नीली सीडी रखने लगे। आखिर कब कौन क्या मांग ले। अब कई कलाकार आ गए थे। दिनेश लाल यादव निरहुआ, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव। इनकी तरफ से भोजपुरी को बेहतर क्या मिला इसका तो नहीं पता, पर इन्होंने भी वही किया जिससे भोजपुरी इंडस्ट्री और वल्गर होती गई। इस दौर में वो कालजयी गीत भी आया, कमरिया लॉलीपॉप। इस गाने को देश ने तो पहचाना ही, विदेश में भी जब भी भोजपुरी की बात हुई तब इस गाने का जिक्र हुआ। कभी कभी समझना मुश्किल हो जाता है कि ऐसे गाने का भोजपुरी की पहचान बनना गर्व की बात है या शर्म की। ये तो कुछ नहीं है। इसके बाद ऐसे तमाम गाने आए और आज भी आ रहे हैं जिन्हें एक सभ्य समाज का बाशिंदा ईयरफोन्स के बगैर सुन नहीं सकता है। उनमें से कुछ गानों की लिस्ट ये रही। जा झार के हमरा हाउ चाही, लगाए दिहो चोलिया के हुक राजा जी, राते दिया बुझा के पिया क्या क्या किया, पिया बबुआ के बिया पेट में डाल दी, चोली में घुस गैला चूहा, हिलेला हिलेला गोरी जवनबा, ललैया चूसो राजा जी, लहंगा उठी तक गोली चल जाई, लहंगा में चिकन सामान बा, मर्द अभी बच्चा बा, होली में चोली के हुक ना खुली, डाल दे भीतरिया ए जान, सैनिटाइज़र सामान पर लगा के अइहे रे, लहंगा में कोरोना, तनी सा जीन्स ढीला करो, चाची के बाची सपनवा में आती है, देवरा ढूंढी चटना बा। 2004 में एक शख्स को टी सीरीज ने डायमंड स्टार घोषित किया, जिस शख्स ने 250 से ज्यादा रिकॉर्ड एल्बम बनाए और 200 से ज्यादा गाने गाए। लेकिन मशहूर तब हुआ जब 33 साल की उम्र में उसकी एक एल्बम आई जिसका टाइटल था जा झार के। इस सड़क छाप शीर्षक वाली एल्बम की अपार सफलता के बाद एक से बढ़कर एक सड़क छाप शीर्षक वाले पीस आए। हमरा हाउ चाही, जीन्स ढीला कर, हम लेम और रसदार होली। इस विलक्षण रचनाकार का नाम था गुड्डू रंगीला। अफसोस कि इसे एक बड़ा भोजपुरी समाज होली सम्राट भी कहता है। बात और बिगड़ जाती है जब इन जैसों के गानों पर हुए विवाद में गोलियां चलती हैं और लोग जान गंवा देते हैं। गुड्डू रंगीला के अलावा छोटू छलिया और सुनील छैला बिहारी भी ऐसा नाम है जिन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में वल्गैरिटी के नॉर्मलाइजेशन में पूरा योगदान किया है। एक्टर्स की भी एक लंबी लिस्ट है। रवि किशन, प्रदीप पांडे, रितेश पांडे, अरविंद अकेला कल्लू और महिलाओं में आम्रपाली दुबे, रानी चटर्जी, पूनम दुबे, मोनालिसा, काजल राधवानी, अंजना सिंह, संभावना सेठ, अनारा गुप्ता और पाखी हेगड़े। सभी ने अपने अपने हिस्से की भूमिका निभाई, फिल्मों में ही नहीं बल्कि एक सहज और मीठी भाषा की सूरत बिगाड़ने में। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री लगभग 2000 करोड़ रुपए की है। 500 करोड़ की भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री है और लगभग 26 करोड़ दर्शक हैं। ये इंडस्ट्री हर साल 300 से 400 फिल्म्स रिलीज करती है और इनकी फिल्म्स यूपी बिहार के अलावा नेपाल, पंजाब से लेकर महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में भी रिलीज होती है। इससे एक रफ आइडिया लग जाता है, लेकिन इतनी विशालकाय होने के बावजूद इसमें सेंसरशिप के लिए कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। इसमें कुछ भी परोसा जाता है, जनता उसी पर सीटी बजाती है, एक्टर्स का मनोबल बढ़ता है, प्रोड्यूसर्स को मुनाफा होता है और अगली फिल्म पर काम शुरू हो जाता है। ऐसे ही ये साइकिल चलता रहता है, चलता भी रहेगा अगर पब्लिक ऐसे फिल्म्स पर ताली बजाती रहेगी। इतनी बड़ी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री होने के बावजूद आप कितने भोजपुरी डायरेक्टर्स को नाम से जानते हैं
या कितने प्रोड्यूसर्स को पहचानते हैं, बात इतनी भी नहीं है। गानों की बात करें तो पहले बड़े शहरों में कुछ स्टूडियोज थे। कंप्यूटर आने के बाद स्टूडियोज लगभग हर शहर में खुल गए हैं, बल्कि एक एक शहर में कई स्टूडियोज मौजूद हैं। बची कसर ऑटो ट्यून और सॉफ्टवेयर्स ने पूरी कर दी, जिनके चलते आज की तारीख में कोई भी गायक है। पहले 10 गानों का एक कैसेट आता था जिसे प्लेयर में लगाकर सुना जाता था। तब कलाकार मेहनत करते थे, उन्हें इससे फर्क पड़ता था कि वो क्या बना रहे हैं और उनकी रचना का क्या असर होने वाला है। इंटरनेट ने भी भोजपुरी सिनेमा को पूरी तरह बदलने में अहम भूमिका निभाई। यूट्यूब भी है जिसे देखने के लिए पैसे नहीं लगते। कम्युनिटी गाइडलाइंस जरूर हैं, पर मेकर्स स्मार्ट हैं। 2003 में जब भोजपुरी फिल्म्स ने उम्मीद से ज्यादा कमाई की, तब बी और सी ग्रेड फिल्म मेकर्स का ध्यान इधर गया। उन्होंने भोजपुरी फिल्म्स में पैसा लगाना शुरू किया। फिल्म्स ने वैसा ही रिजल्ट भी दिया। ये वही लोग थे जिन्हें भोजपुरी समाज, संस्कार और संस्कृति की समझ बिल्कुल नहीं थी। इन शॉर्ट ये बाहरी थे, पर ये समझ गए थे कि भोजपुरी फिल्म्स कम बजट में तैयार हो जाती हैं और इनमें प्रॉफिट का परसेंटेज और पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती हैं। इन फिल्म्स की सफलता का फॉर्मूला भी काफी आसान था, ठीक बी और सी ग्रेड फिल्म्स जैसा। द्विवर्थी संवाद, सेक्स सिंबल्स और महिलाओं का अंग प्रदर्शन। जितने बड़े विलेन बाहरी प्रोड्यूसर्स और मेकर्स हैं, उतनी ही खलनायक प्राइवेट एल्बम्स हैं। नए कलाकार जल्दी मशहूर होने के लिए अश्लील गाने बनाते हैं और उनके हिट होने की गारंटी भी होती है। पहले भोजपुरी सिनेमा में गांव जवार की खुशबू थी, अच्छी कहानियां थी, अच्छा संगीत था, लेकिन अब वही सिनेमा पूरी तरह कॉमर्शियल हो चुका है। अभी इसका उद्देश्य केवल पैसे कमाना है। ऐसे में क्या परोसा जा रहा है, इसकी चिंता खुद ब खुद नगण्य हो जाती है। भोजपुरी सिनेमा के साथ एक और बुरी बात है कि इसमें महिलाओं पर फिल्म्स बनती ही नहीं हैं। भोजपुरी फिल्म्स में महिलाएं सिर्फ एक एंटिटी की तरह पेश की जाती हैं, जिनका काम 2-4 डबल मीनिंग डायलॉग्स और चंद ठुमकों के बाद खत्म हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में स्त्रियों पर कोई कहानी या फिल्म बनती भी है तो उसे कहने वाले भी पुरुष हैं। स्त्रियों की बात कभी स्त्रियों के नजरिए से नहीं कही जाती। अगर एक लाइन में कहा जाए कि भोजपुरी सिनेमा ने सिर्फ हीरो दिए हैं तो ये गलत नहीं होगा। अक्सर सिनेमा समाज की समस्याएं दिखाता है, उन पर मजबूती से बात करता है, लेकिन भोजपुरी सिनेमा क्या करता है? लहंगा, रिमोट और लॉलीपॉप। देश का हर सिनेमा प्रोग्रेसिव है, यानी प्रगतिशील है। हर मौके पर ना सही तो कभी ना कभी जरूर है। भोजपुरी सिनेमा कितना प्रोग्रेसिव है? भोजपुरी सिनेमा के सहारे हाल फिलहाल में कितने सोशल रिफॉर्म हुए हैं? आप खुद सोचिए कि क्या इसका कोई जवाब है? भोजपुरी ऐसी भाषा है जिसमें हर इवेंट या हर आयोजन के लिए गीत है। मुंडन से लेकर 13वीं तक और कजरी ठुमरी से लेकर छठ पूजा के भजनों तक। भोजपुरी के एक समुदाय ने तो पर्चा गीत भी बनाया था, जो एक भर्ती हुए मरीज के सामने गाया जाता है। ऐसा नहीं है कि भोजपुरी भाषा या भोजपुरी सिनेमा हमेशा से साफ सुथरा था। पहले भी अश्लीलता थी, पर लोगों को अपना दायरा और अपनी जिम्मेदारी का आभास था। अगर अश्लीलता थी तो वो भी आंशिक थी और उस अश्लीलता में मर्यादा थी। एक जमाना था जब भोजपुरी फिल्म्स में गांव, सामाजिक विषमता, लैंगिक भेदभाव और वंचित वर्ग से जुड़ी समस्याएं नजर आती थीं। भोजपुरी भाषा में कुप्रथाओं पर भी गीत लिखे गए हैं, जैसे स्त्री विवाह, दहेज और सती प्रथा। श्रमिक, खेतिहर, अनाज पिसाई के लिए भी गाने लिखे जाते थे, पर अब वो कम ही नजर आते हैं। कांतारा जैसी फिल्म क्यों ब्लॉकबस्टर हुई? क्योंकि उसमें एक जगह की संस्कृति थी, उसमें एक ऐसी परंपरा थी जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं, पर उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता होना चाहिए। ऐसी फिल्म्स भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में क्यों नहीं बन सकती? जरूरी नहीं है कि ऐसी फिल्म फ्लॉप ही होगी, बल्कि एक बड़ा दर्शक वर्ग जो अश्लीलता के चलते भोजपुरी सिनेमा से कट गया था, वो वापस इसकी तरफ लौटेगा। जिस धरती पर रामधारी सिंह दिनकर हुए, भिखारी ठाकुर हुए और महेंद्र मिसिर हुए, उस धरती पर अब वैसे लिखने और कहने वाले क्यों नहीं होते? मैं खुद भोजपुरी भाषी नहीं हूं, पर एक भाषा के साथ होने वाले दुराचार पर मौन नहीं रहना चाहता। भोजपुरी के संभ्रांत और समृद्ध वर्ग को भी समझना होगा कि उनकी मातृभाषा है, उसके साथ वैकल्पिक भाषा जैसा बर्ताव करना ठीक नहीं है। भोजपुरी भावनाओं की भाषा है, लोक कला और संस्कृति के लिहाज से एक परिपूर्ण भाषा है, इसलिए भोजपुरी के साथ वैसा ही बर्ताव होना चाहिए। इसके अस्तित्व और सम्मान के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। आने वाली पीढ़ियों को बताया जाना चाहिए कि जिस भाषा में इतने फुहड़ गाने रचे जा रहे हैं, वो भाषा वास्तविकता में कितनी अद्भुत है।